आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में मिथुन राशि वालों के लिए एक अद्भुत कार्यक्रम। अब ये इसको आप लोग कम से कम तो संस्कार वाले की तरह ना देखना। जहां से ये आइडिया मुझे आया था कि मैं ये कार्यक्रम बनाऊं आप लोगों से, तो मैंने ये बात मेरे दिमाग में ये बात डर या घर कर गई थी कि कहीं इसका हाल भी संस्कार वाला ही ना हो जाए कि 1000 व्यूज को तरसने पड़े। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। इसका अर्थ है सीधा सा कि जो सुख और दुख प्रत्येक प्रकार की परिस्थिति में हमेशा ही मुझे बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करता हो, या चाहे कुछ मिले ना मिले वो अपने आप में मस्त और मगन रहता हो। ये दुनिया बड़ी भयावह है और ये हमेशा इसमें कांटे लगे हैं। तो जो बच बचा करके निकल गया, जो सुंदरता में ना फंसा, जो भौतिकता में ना उलझा, जो समस्याओं से कभी भी डरा नहीं, जो हमेशा ही निडरता का पालन करता रहा, हमेशा ही धर्म और अध्यात्म से अपने आप को जोड़ करके रखा, कार्मिक है, कार्मिक होना सही है, पर उसके साथ भाग्य का भी बल प्राप्त करने का प्रयास करता रहा और इस वजह से वो परमात्मा के निकट अपने आप को रखता रहा, वो परम योगी हो जाता है और उसको जो चीज वो चाहता है वो अवश्यम भावी अवश्य ही उसको चीजें मिल जाती हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम को आरंभ से लेकर के अंतिम तक देखा करिए। आइए आज बताऊंगा पीसीएस लोक सेवा आयोग, जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं उसमें, जैसे बिहार, उत्तराखंड और राजस्थान आदि जितने भी राज्य लोक सेवा आयोग में जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शनि, गुरु और सूर्य की स्थितियां कैसी हो रही हैं और साथ ही साथ ये कैसे इनकी कुंडली में योग कैसे बनेंगे। जैसे इसी वजह से मैंने यहाँ पे 2 कुंडलियां लेकर के इस बार आप लोगों के सामने उपस्थित हूं, जहां ये किसी जातक की कुंडली हो सकती है और ये गोचर की स्थिति, मतलब आज जो ग्रह बैठे हैं वो कैसे बैठे हैं और किसी भी व्यक्ति की कुंडली कब एक श्रेष्ठतम पीसीएस योग या इस लेवल पे जा सकती है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ तो बता चुका हूं। आइए शुरू करते हैं आज की यात्रा। आइए अब आपको एकदम एक एक स्टेप क्लियर करके बताना चाहूंगा। सबसे पहले बता दूं, ये मान लीजिए आपकी कुंडली है। ये कुंडली मैंने जो लिखी है ये हो सकता है किसी जातक की कुंडली हो, नीचे वाली, जिसमें अगर मैंने बुध को यहां बिठाया है, अगर लग्न के अधिपति लग्न में बैठे हों और जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में कोई शुभ ग्रह की राशि बने और शुभ ग्रह बैठा हो, जन्म कुंडली में तीसरे भाव के अधिपति तीसरे भाव में बैठे हों, या फिर सूर्य, राहु, मंगल, या फिर यहाँ का अधिपति जो बनता हो वो यहीं बैठा हो। जैसे अगर 1 लिखा हो तो मंगल यहां बैठे हों, अगर 8 लिखा हो तो मंगल यहीं बैठे हों, अगर 2 और 7 लिखा हो तो शुक्र यहीं बैठे होने चाहिए, अगर 3 और 6 लिखा हो तो बुध यहीं बैठे होने चाहिए, अगर 4 लिखा हो तो चंद्रमा और 5 लिखे हो तो सूर्य। 6 की बात करी, 7 की बात करी, 8 की बात करी, 9 और 12 अगर यहां लिखा हो तो देवगुरु बृहस्पति यहीं बैठे होने चाहिए, और 10 और 11 अगर लिखा हो तो शनि यहीं बैठे होने चाहिए। तब ये भाव मजबूत हो जाएगा। उसके बाद इस भाव में अगर देखते हैं तो 6 नंबर लिखा है, यानी कि चंद्रमा यहाँ पे अगर 6 नंबर की राशि में बैठे हैं तो यहाँ पे एक अच्छी स्थिति का निर्धारण कर रहे हैं और ये निर्माण कर रहे हैं, जहाँ पे व्यक्ति को समस्त प्रकार के मानसिक और जो भी वो इच्छा रखता है उसकी पूर्ति हो जाती है। यहाँ पे भी जो भाव बना हो या जो अंक लिखा हो उसके अधिपति यहीं बैठे हों, या यहाँ पे कोई ग्रह उच्च का बैठा हो और यहाँ का अधिपति नीच का नहीं होता हो, तो ये पीसीएस वगैरह या लोक सेवा आयोग में योग बना देते हैं एक पदस्थ अधिकारी बनने का। या यहाँ पे सूर्य बैठ करके अपनी 7वीं दृष्टि से यहाँ देखते हो तो ये योग बना देते हैं पदस्थ अधिकारी बनने का। वैसे यहाँ पे अगर गौर करेंगे, अगर आपकी कुंडली की बात कर रहा हूं तो कहीं से भी गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ती हो, या गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से गिनने पर 4 घर 7 घर आते हो, चौथे 10वें, या एक दूसरे से केंद्र में, जैसे कि यहाँ पे एक दूसरे से केंद्र में आ रहे हैं, तो ये स्थिति भी पदस्थ अधिकारी बनाने वाले योगों का निर्धारण करती है।
तो अगर ऐसी स्थिति भी बनती हो, उसके बाद अगर पंचम भाव की बात करते हैं, ये जन्म कुंडली का 5वां भाव होता है। पहला भाव ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। 5वें भाव में अगर कोई उच्च का ग्रह बैठा हो, जैसे मैंने शनि को यहाँ उच्च का बिठाया है, या फिर यहाँ पे जो भाव बन रहा हो, जैसे यहाँ पे 7 नंबर की राशि है, तो मैंने क्या बात बताई थी कि अगर 2 और 7 लिखा हो तो उस भाव के अधिपति वहीं बैठे होने चाहिए। तो 2 नंबर की राशि होती है वृषभ राशि और 7 नंबर की राशि होती है तुला राशि। तो 7 नंबर में शनि उच्च के हों, यानी कि जहां 7 लिखा हो आपकी कुंडली में, वा तो यहां शुक्र बैठे हों या तो वहां पे शनि बैठे हों, तो ये अच्छी स्थिति हो जाएगी, यानी कि व्यक्ति को यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा की स्थिति जन्म कुंडली में बन रही है। उसके बाद अगर आप छठे भाव पे आते हो तो छठे भाव के अधिपति यहीं बैठे हों, जैसे कि मैंने यहाँ बिठाया है, या फिर यहाँ पे कोई एक ऐसी राशि का निर्माण हो रहा हो जो उच्च की राशि बनी और वहां पे उच्चस्थ होकर के ग्रह बैठा हो। जैसे मान लीजिए 4 नंबर लिखा और गुरु वहीं बैठे हों, 2 नंबर लिखा और चंद्रमा वहीं बैठे हों, 1 नंबर लिखा और सूर्य यहीं बैठे हों, तो ये एक अच्छी स्थिति बन जाएगी जो प्रतियोगिता परीक्षा में विशेष सफलता के योग निर्धारण करती है और योगों का निर्माण करती है। समझ में आ रही होंगी चीजें, मैं धीरे धीरे ही बता रहा हूं। उसके बाद अगर सप्तम भाव की बात करते हैं तो अगर मान लो ये भाव खाली भी हो, लेकिन अगर जन्म कुंडली में यहाँ गुरु बैठे हों, अगर मान लीजिए 9 नंबर की राशि यहाँ बनी है, 9 नंबर की राशि गुरु की होती है धनु राशि, तो या तो गुरु यहीं बैठे हों, यहाँ कोई या शुभ ग्रह बैठा हो और शुभ ग्रह की दृष्टि लगने पे पड़ जाएगी, तो ये भी एक अच्छा योग बना देगी। तो ये बात बने। अष्टम भाव इसे कहते हैं, यहाँ का अधिपति यहीं बैठा हो या फिर यहाँ पे राहु बैठे हो जो व्यक्ति को रिसर्च माइंडेड बना देते हो, या यहाँ का अधिपति यहाँ बैठा हो और इस पे कोई पापक ग्रह का प्रभाव पड़ जाए। लेकिन शनि मंगल अगर बैठे हो तो या तो यहीं उच्च के होकर के बैठे हो या फिर यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तो भी ये स्थिति, ये भाव अच्छा बन जाएगा। एकादश नवम भाव की बात करते हैं तो यहाँ पे यहाँ के अधिपति यहीं बैठे हो, जो भी राशि यहाँ पे बनी हो उस भाव का अधिपति यहीं बैठा हो, या यहाँ पे कोई उच्च का ग्रह बैठा हो, जैसे सूर्य 1 नंबर में, चंद्रमा 2 नंबर में, 3 नंबर में तो कोई राशि उच्च की होती नहीं है पर वहां बुध बैठ सकते हैं, 4 नंबर में चंद्रमा बैठे हो या गुरु बैठे हो, अगर यहाँ 4 नंबर लिखा हो और यही गुरु या चंद्रमा बैठे हो तो ये भाव बलवान हो जाएगा। अगर 5 नंबर लिखा हो और सूर्य यहीं बैठे हो आपकी कुंडली में तो ये अच्छी बात हो जाएगी। अगर 6 नंबर लिखा हो और वहां पे बुध बैठे हो तो भी ये बात अच्छी हो जाएगी, भाग्यशाली व्यक्ति हो जाएगा। अगर 7 नंबर लिखा हो और यहीं पे शनि बैठे हो या शुक्र बैठे हो, याद करिए मैंने यहाँ पे वो जो बात बताई थी, तो यहीं पे वो निर्माण हो रहा हो। अगर 8 नंबर लिखा हो और मंगल वहीं बैठे हो, अगर 9 नंबर लिखा हो और गुरु वहीं बैठे हो, अगर 10 और 11 लिखा हो और शनि वहीं बैठे हो या मंगल 10 नंबर में यहाँ बैठा हो, 12 नंबर लिखा हो यहाँ पे और गुरु यहीं बैठे हो, पर 12 नंबर लिखा हो लेकिन यहाँ पे बुध नहीं बैठने चाहिए, अगर 12 नंबर लिखा हो और शुक्र बैठे हो, तो ये मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूं, तो उससे वो भाव बलवान हो जाएगा। इस पे और कोई शुभ ग्रह देख ले, या इस भाव के अधिपति मान लीजिए 11 नंबर यहां मैंने बनाया है और शनि यहां बैठेंगे तो अपनी तीसरी दृष्टि से यहां देखेंगे, या यहां अगर शनि बैठेंगे तो 7वीं दृष्टि से देखेंगे, या अगर यहां बैठेंगे तो अपनी 10वीं दृष्टि से यहां देखेंगे, तो शनि की दृष्टि अगर यहां पड़ रही हो। या फिर दशम भाव पे आते हैं तो यहाँ का अधिपति देखिए गुरु को मैंने यहीं बिठाया है, इस वजह से मैंने ये बात बताने का प्रयास किया है कि उस भाव का अधिपति अगर वहीं बैठा हो तो 12 नंबर की राशि मीन राशि, राशि का अधिपति यहीं बैठ गया, इससे केंद्र में एक और शुभ ग्रह तो इस भाव को भी बल मिल गया, इससे केंद्र में एक और शुभ ग्रह तो दशम स्थान को और बल मिल गया। और याद करिए मैंने क्या बात कही थी कि सूर्य अगर यहाँ बैठे हों और दशम स्थान पे उनकी दृष्टि जाएगी, इस वजह से वो पूर्ण रूपेण फलदायी हो जाएंगे। समझ में आ रही होंगी चीजें। तो ये बात यहां से व्यक्ति को पदस्थ अधिकारी और पद देते हैं। यहां शनि बैठे हो किसी भी राशि में, यहां मंगल बैठे हो किसी भी राशि में, यहां गुरु बैठे हो किसी भी राशि में, यहां चंद्रमा बैठे हो, नहीं होने चाहिए। चंद्रमा अगर यहां बैठे होंगे थोड़े कमजोर हो जाएंगे, अगर यहां शुक्र नीच के बैठे हो तो ठीक नहीं होगा, अगर यहां कोई भी ग्रह नीच का ना हो तो ज्यादा अच्छी बात होगी। बैठना तो किसी भाव में, अगर मान लीजिए सूर्य यहाँ बैठे हो, चंद्रमा बैठे हो, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, यहाँ पे कोई भी ग्रह बैठा हो, बुध और चंद्रमा को छोड़ करके और शुक्र को नीच छोड़ करके, शुक्र का नीच होना यहाँ ठीक नहीं होगा, तो ये भाव बली हो जाएगा। या राहु भी अगर 11 नंबर में बैठे हो या 2 नंबर में या 3 नंबर में या 6 नंबर में तो अच्छी बात होगी।
वही बात अगर 11वें भाव की करते हैं तो मान लीजिए आपकी कुंडली में यहाँ का अधिपति यहीं बैठा हो, या शनि मंगल राहु केतु यहाँ बैठे हो, या यहाँ लग्न के अधिपति बैठे हो, तो ये बात अच्छी बन जाएगी। या सूर्य यहाँ बैठे हो, क्योंकि सूर्य जब यहाँ बैठेंगे तो उनकी 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, तो व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा और वैभव आदि देते हैं। ठीक वही बात अगर 12वें भाव की करते हैं तो 12वें भाव में अगर 12वें भाव के अधिपति बैठे हो तो ये बात अच्छी साबित हो जाती। अगर ऐसी कुछ कुंडली आपकी बनी हो जो मैं बता रहा हूं, उसके बाद कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में अगर थोड़ा कमजोर भी हो रहा हो पर दशा अच्छी चल रही हो, मतलब आपकी कुंडली में अगर दशा 10वें भाव के अधिपति की चल रही है, अगर 9वें भाव के अधिपति की चल रही है, 6ठे भाव के अधिपति की चल रही है, 5वें भाव के अधिपति की दशा चल रही है, 4th भाव के अधिपति की दशा चल रही है, 10वें लग्न के अधिपति की दशा चल रही है, या 2य भाव के अधिपति की दशा चल रही है, तो ये अच्छी बात होगी। मतलब इसका मतलब है कि ये कुंडली आपको सपोर्ट कर सकती है, आप इस क्षेत्र में उतर सकते हो। जो प्रायः लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए जो भी परीक्षाएं निकलती हैं या जिसके फॉर्म निकलते हैं ये। पर अभी का गोचर आपके अनुकूल कितना है, तो आप गौर करिए। तो ये अभी का गोचर है। मैंने मिथुन राशि वालों के लिए ये कुंडली बनाई है जिसमें चंद्रमा को मिथुन राशि में बिठाया है। यहां से गुरु जो है वो 8वें बैठ रहे हैं और शनि भी 8वें। राशि को अगर केंद्र में रखते हैं और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 3 नंबर की राशि में बैठा है तो याद करने की बात है कि यहां पे गुरु बहुत अच्छे नहीं बैठे हैं, और शनि जो होंगे वो अप्रैल में अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। मतलब अप्रैल में ये मकर को छोड़ करके कुंभ में चले जाएंगे, और अभी मिथुन राशि वालों के ऊपर से ढैया चल रही है, क्योंकि राशि से जब 8वें शनि जाते हैं तो वो ढैया लगा देते हैं। और यही कारण है कि अभी धनु, मकर और कुंभ इन राशि वालों पे 7.5 का प्रभाव चल रहा है। धनु, मकर और कुंभ, इस वजह से यहां पे कष्ट की स्थिति भी बनती है। लेकिन एक बात है कि अगर यहां पे मैंने जो कंडीशन रखा था कि शनि उच्च के हो, सूर्य बढ़िया बैठे हो, ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली में अगर अच्छी बन रही है, और अगर आपकी कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति का प्रभाव चल रहा हो या महादशा में हो, पंचम के अधिपति महादशा में हो, 2य, 3य और लग्न या 10वें अधिपति के अधिपति की दशा में आप अगर जी रहे हो, राहु की दशा न चल रही हो, राहु खराब हो रहे हो, तो निसंदेह ये गोचर भी आपके लिए लाभदायक हो सकता है। ढैया है, इस वजह से आपका मन चिंतित, परेशान, व्यथित और थोड़ा सा हतप्रभ हो सकता है। तो काम हमें क्या करना है, क्योंकि गोचर के हिसाब से शनि जो है वो बहुत अच्छे नहीं जा रहे हैं। गोचर में अगर शनि 3रे, 6वें और 11वें जाते हैं तो ये ठीक फल करते हैं। तो गौर करिए, आपकी राशि यहां बनी है 3 नंबर की, 3रे तो है नहीं शनि, क्योंकि 8वें जा रहे हैं। अरे भाई, राशि से गिनने पर शनि जो है वो यहां तो बैठे नहीं है। यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर यहां शनि बैठे होते तो अच्छा होता है। लेकिन आपकी राशि को अगर आप लग्न में रखते हो तो 8वें जा रहे हैं, इस वजह से वो कई बार कष्ट देते हैं। तो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखना होगा, इरेगुलर मत होइएगा, लगातार कई बार रात में मत जागना देर तक। और कई बार मुझे तो ये भी बात पता चली है कि लोग जो रात रात भर जागते हैं वो कई बार कैफीन ज्यादा लेने लगते हैं, सिगरेट और शराब की लत में भी कई बार लोग पड़ जाते हैं। ऐसी कई बार बातें आती हैं। सिगरेट और चाय के लत में कई बार वो जागने के क्रम में चले जाते हैं। और नींद इतना आवश्यक है भाइयों, आप लोग पढ़ने वाले हो, देखो मैं आप लोग के लिए बता रहा हूँ, आपकी ही बात कर रहा हूँ। तो निसंदेह आप आईएएस बनोगे तो कल डीएसपी, एसपी, पता नहीं क्या क्या बन जाओगे। वो तो उसके अंतर्गत कितने सारे क्षेत्र होते हैं। तो जहां भी जाएंगे आप लोग तो मुझसे विद्वान ही होंगे, मैं तो किसी खास क्षेत्र का ज्ञान रखता हूं। पर अगर एक बात कहूं तो जागने की जहां तक बात आती है तो ज्यादा देर तक जागने से इस समय हो सकता है कि ये शनि आपके स्वास्थ्य को परेशान कर सकते हैं। इस वजह से ज्यादा जागो मत और नींद की मात्रा कम ना करो। अब आप ये कहोगे कि पंडित जी जागेंगे नहीं तो होगा कैसे, तो एक बात बताता हूं मेरे भाई, अगर जागने की लत लग जाएगी तो परमात्मा से दूरी बढ़ जाएगी और आपका याद किया हुआ काम नहीं आएगा, पक्की बात है। तो जागने को तो चलो ठीक है, मेहनत करना है तो जागना ही पड़ेगा। रात और दिन एक किए बगैर तो फसल भी नहीं बढ़ता है, वो रातों और दिन बढ़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि फसल अगर बढ़ानी है और परिणाम प्राप्त करना है उसका अन्न के रूप में, तो उसको सही समय और सही समय पे ही खाद देना चाहिए।
बेवक्त पे पानी और खाद दोगे तो फसल नष्ट भी हो जाएगी। मेरे गांव में एक मुखिया जी हैं, वो क्या करते हैं कि जब धान काटने का समय होता है उस समय भी वो दूसरे के खेत से मेड़ खोल देते हैं और अपने खेत में पानी डाल देते हैं। तो सब लोग उनको हंस देते हैं कि धान को हर वक्त पानी की आवश्यकता नहीं होती है, उसको तयशुदा समय पे ही पानी की आवश्यकता होती है। आप हमेशा उसे पानी नहीं दे सकते। अगर बहुत बुरे वक्त चल रहे हो आपके दिमाग में, तभी आप हमेशा धान को पानी में रखोगे। फसल को तभी पानी की आवश्यकता होती है जब उसको चाहिए। ऐसे तो वो सूखने को तैयार है और आप उसे सड़ा रहे हो। तो यही बात यहां भी है कि अभी आपको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना होगा। और ठीक वही स्थिति ये गुरु आपकी कुंडली में अष्टम भाव में अपने शत्रु के साथ शत्रु की राशि में गोचर कर रहे हैं और अभी उनका नक्षत्र धनिष्ठा का बन रहा है और इस वजह से वो आपके पराक्रम को परिणाम में दे रख रहे हैं। लेकिन इतनी बात है कि वहां पे पेट का रोग संभव है कि हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार पेट में ऐसी कुछ न डाल लेना चीजें जिससे पेट में अपच, एसिडिटी, कब्जियत और गैस आदि की समस्या बन जाए, या पेट से संबंधित समस्या बन जाए, डकार आने लगे या एसिडिटी होने लगे या बैठने का मन न करे या बहुत ज्यादा ठूस करके भोजन न कर लिया। ऐसा नहीं करना, क्योंकि भोजन में अल्प मात्रा में अगर स्थिति बनती है तभी जाकर के व्यक्ति संतुष्टिदायक उसकी स्थिति बनती है। तो ये दोनों ग्रह तो कम से कम यही इशारा कर रहे हैं कि आपको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। जैसे प्राणायाम कर सकते हो, ये प्राणायाम बड़े काम की चीज है, तो आपको प्राणायाम कर लेना चाहिए, सूर्य नमस्कार कर लेना चाहिए और सूर्य को अर्घ, हनुमान जी का दर्शन और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ और किसी मंदिर का नित्य प्रतिदिन दर्शन। ये मैंने पिछले कार्यक्रम में भी बात बताई थी। और अगर बहुत ज्यादा परेशान है और ढैया का असर है तो 3 बार हनुमान चालीसा के बाद बजरंगबली के मंदिर का दर्शन करने के बाद सरसों तेल का दीपक अपने घर में जरूर जलाए। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं मत जाओ। मैं किसी मंदिर का दर्शन करने को आपको नहीं कहूंगा, अगर बनती है व्यवस्था तो बना लो, लेकिन अगर आप चाहते हो तो अपने घर में भी एक हनुमान जी की तस्वीर लगा लीजिए और वहां पे जो आराम से बैठ करके राम नाम का जप कर रहे हो ऐसी मुद्रा में, और वहां पे सरसों तेल का दीपक दिखा करके प्रणाम कर लिया करो कि आपकी ढैया का मुझ पे किसी भी प्रकार का गलत असर ना हो बस। नहीं तो मैं चिंतित हो जाऊंगा और नहीं तो मुझे परेशानी झेलनी पड़ेगी। आपकी दृष्टि ऐसी है जो अपने पिता को भी नहीं छोड़ती है और उन्हें भी कुष्ठ का रोगी बना देती है। आपकी दृष्टि ऐसी है जो अपनी माता को के भी सर को धड़ से अलग करने वाली बन जाती है। आपकी दृष्टि ऐसी है जो अपने पिता के रथ को भी लंगड़ा कर देती है। आपकी दृष्टि ऐसी है जो पिता के सारथी को भी पंगु बना देती है। तो कम से कम उतनी स्थिति, और आपकी स्थिति ऐसी है जो व्यक्ति को वात का रोगी बना देती है। आपकी स्थिति और दृष्टि ऐसी है जो मुझे मूढ़मती बना सकती है। तो कम से कम आपकी कृपा और आपकी दृष्टि और आपका जो रश्मि का प्रभाव है वो मेरे लिए, हे भगवान, हे बजरंगबली, हे शनि महादेव, हे शनिदेव, मेरे ऊपर कृपा इतनी बरसा देना कि मैं किसी भी प्रकार के प्रतियोगिता में जीतने का आलम्ब मिल सके। तो ये कृपा करने के लिए आपको इतनी सी विनती करनी है। कहीं जाने के, मैं नारियल वगैरह चढ़ाने को बात नहीं बोल रहा, वो सब अलग बात है। तो ये इतनी बात है। उसके बाद आप अगर गौर करो तो बुध अपनी राशि के हैं, तो राशि से बुध की स्थिति अच्छी है, तो आपके बुद्धि और लेखन क्षमता पे अगर काम करना चाहते हैं तो निस्संदेह इस दौरान जो ये बुध की गोचर की स्थिति है वो कुछ ठीक है। शुक्र और केतु, शुक्र वृश्चिक राशि में है, सूर्य जो है वो नीच के हैं और मंगल भी नीच का है। तो अब होगा क्या कि मन जो है वो जल रहा है, पराक्रम करने का मन करता है, क्योंकि राशि से पंचमस्त जा रहे हैं तो कई बार ये कमजोर भी हो जाएंगे और घबराहट ज्यादा देते हैं। कई बार व्यक्ति जो है वो यहाँ ज्यादा सोचता है, दिल से ज्यादा सोचने लगता है, उसको कम कर दो और अपने अंदर थोड़ी सी उग्रता व्यग्रता को मिनिमाइज करने का प्रयास करिए। हेडेक ज्यादा लेने से आपका काम बिगड़ सकता है, इस वजह से ज्यादा चिंता ना करिए। पर इतनी बात जरूर है कि आपका आत्मबल बढ़िया है, आपका आत्मबल ठीक है, क्योंकि राशि से पंचमस्थ हैं तो कम से कम उनके पास यश, कीर्ति, सम्मान, इस दौरान किए गए मेहनत का परिणाम आपको मिल सकता है। और शुक्र जो है वो वृश्चिक राशि में बैठे हैं, इस वजह से ये थोड़े से कमजोर हैं। तो पद के प्राप्ति की लालसा अगर रख रहे हैं आप तो निस्संदेह आपको थोड़ी मेहनत बढ़ानी होगी। शुक्र के लिए अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर हो रहे हो तो आसपास कोई देवी दुर्गा जी का मंदिर हो तो उनको जाकर के माथा पटक करके प्रणाम कर लिया करिए। अगर गणेश जी आपकी कुंडली में कमजोर हो रहे हो तो प्रत्येक दिन अगर हो सके तो गणेश जी के किसी एक मंत्र का, ओम गंग गणपतये नमः का भी अगर जप कर लीजिएगा तो भी काम बढ़िया बन जाएगा। मैं आपके ही लिए बोल रहा हूं, कोई
ऐसा तो बोल नहीं रहा कि ऐसा कर दो, वो कर दो, यहाँ चले जाओ, यहाँ पटक लो, वो कुछ ऐसा तो कुछ बोल नहीं रहा। तो अपने घर में ही रह करके आप ये काम कर सकते हो। पर सबसे ज्यादा क्या आवश्यक है, इन दोनों कुंडली को मिला करके एक काम जो सबसे ज्यादा आवश्यक होगा वो है सूर्य को अर्घ। सूर्य को अर्घ देना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करना आपके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। गणेश जी के मंत्रों का जप आपके एक्सप्लेनेशन पावर, आपके बुद्धि लब्धि क्षमता को मजबूत कर सकता है। आपके प्रभावों में व्यवस्था और प्रभावों को और कैसे अपने आप को मैनेज करना है इसकी जागृति पैदा कर सकता है। गुरु और शनि आपके स्वास्थ्य को कमजोर ना करें, इस वजह से अपने आप को व्यायाम से युक्त रखें। व्यायाम में बहुत ज्यादा जिम वगैरह न जाने की आवश्यकता नहीं है। वो योगा, योग, प्राणायाम जो आप सोचते हो वो मैं नहीं बोल रहा, मैं प्राणायाम की बात करता हूं। और प्राणायाम का मतलब वास्तव में गायत्री मंत्र के साथ प्राणायाम किया हुआ, जिसमें 3 बार बोल करके बाईं श्वास को चढ़ाया, 3 बार मन में बोल करके गायत्री मंत्र को रोका और 3 बार बोलते हुए मतलब मन में ही उच्चारण करता हुआ छोड़ दिया। ये है प्राणायाम। बात समझ में आ रही होगी। ये कठिन है, फट जाता है, ये हृदय फट जाएगी, करके देखना कभी। तो ये स्थिति है। तो सूर्य को अर्घ सबसे पहले, और जिस कमरे में आप रहते हो कोई आवश्यक नहीं है कि आप गंदा ही रखो, उसको थोड़ा साफ कर लेने से भी आपका काम अच्छा होगा और उससे चित्तवृत्ति बदलती रहती है। अगर बहुत लाभ चाहते हैं तो एक काम आप और कर सकते हो। मिथुन राशि के ऊपर से शनि की ढैया चल रही है, तो निसंदेह अगर कुछ ना हो तो एक लोहे का छल्ला धारण कर लीजिए दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में। अगर कुछ और न बने तो एक मोती की माला भी धारण कर सकते हैं। अगर ये भी न बन पड़े तो एक सिंगल मोती अपने दाहिने हाथ की कनिष्ठिका उंगली में धारण कर सकते हैं। अगर ये भी न बने तो चलो, आप पढ़ने वाले हो, आसपास कोई शिव जी का मंदिर है तो खाली सोमवार के सोमवार जाकर के 1 लोटा जल और एक सफेद 5 रुपए का पुष्प की माला भी तो अर्पित कर सकते हो। सिगरेट वगैरह से तो सस्ता ही है। हाँ, पक्की बात है, मैं बोल सकता हूं, आप ही की उम्र का हूं मैं, छोटा अनुज हो सकता हूं, पर यह बात पक्की है। अब आप देख लेना, रात में जागने के लिए कैफीन, या रात में जागने के लिए सिगरेट, या रात में जागने के लिए पास के दुकान के पास चाय और सिगरेट, या रात में जागने के लिए लगातार गप्पेबाजी। और कई बार रात में जागने के लिए लोग ये सोचते हैं कि दिन में छोड़ो रात में पढ़ूंगा, रात आती है तो नींद और दिन में पढ़ूंगा। ये क्रम चलता रहता है और वो कभी बात बनती नहीं है जो बात बननी चाहिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करता हूं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। याद रखना, आपसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता है। जो भाषणबाजी कर रहा है वो भी नहीं, आप तो सबसे आगे हो और निस्संदेह आप पे ही नैया भी है, क्योंकि जो स्थिति देख रहे हैं हम आजकल स्थितियां, उससे तो आप ही लोग इसे बचा सकते हो, कुछ और होने वाला नहीं है। तब तक